बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम बात करना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। शायद आपने इस बात पर गौर किया होगा कि भारत में मुसलमानों के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। न मुसलमानों का कोई स्टार्टअप खड़ा होता है, न मुसलमान बिजनेस में दिखाई देता है, न ही कोई मुसलमान बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन पाता है। वजह साफ है, न सरकार इस मामले पर मुसलमानों की मदद करती है, न ही हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाता है। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस इंडियन मुस्लिम चैनल से जितना हो सके मुसलमानों की मदद करूं। इसीलिए अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं या सोशल मीडिया पर आपका कोई ऐप या वेबसाइट है, तो हम उसे अपने चैनल पर एक छोटी सी फीस के बदले प्रमोट करेंगे। एक 15 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर अगर आप कुछ भी प्रमोट करवाते हैं तो वो चैनल कम से कम 20 से 30 हजार रुपए चार्ज करता है, मगर हम सिर्फ 2 से 3 हजार की मामूली फीस पर आपके हलाल बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। मकसद सिर्फ मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही अगर आपका कोई इस्लामिक यूट्यूब चैनल है जिस पर मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर्स हो और आप उस चैनल पर इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ी वीडियोस बनाते हैं, तो हम इंशाअल्लाह उसे भी प्रमोट करेंगे। स्क्रीन पर ईमेल और इंस्टा आईडी दे दी गई है, जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट करिए। भारत की संसद में 1952 से लेकर अब तक बहुत ही कम मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। इसके पीछे का साफ कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां। वास्तव में भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को लेकर फिक्रमंद नहीं है। हर पार्टी को 20 करोड़ मुसलमानों का वोट तो चाहिए, मगर उनको मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी सबके सामने आ चुका है, मगर यह चुनाव भी मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। कोई मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहा था तो कोई मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहा था। भाजपा जहां मुसलमानों को अपना दुश्मन मानती है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी जैसी सेकुलर पार्टियां खुद को मुसलमानों की रहनुमा बताने में पीछे नहीं रहती, मगर हकीकत इन सबसे कोसों दूर है। मुसलमानों को लेकर कोई भी पार्टी फिक्रमंद नहीं है। न कभी मुसलमानों की शिक्षा पर जोर दिया गया, न मुसलमानों की गरीबी, बेरोजगारी और बद से बदतर होते आर्थिक हालातों पर बोला गया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संसद से लेकर विधानसभाओं तक 20 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व यानी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। आइए समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां क्यों मुसलमानों से दूरी बरतती है। इस बार मुसलमानों को किस पार्टी ने कितने टिकट दिए और कितने मुसलमानों ने जीत हासिल की। 1952 से 2024 तक मुसलमानों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, और सबसे बड़ा और अहम सवाल, आखिर मुस्लिम समाज का भारत की राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। 2024 का चुनाव हर किसी के लिए चौंकाने वाला चुनाव था। कोई हार कर भी हंस रहा था तो कोई जीत कर भी रो रहा था। मिनट मिनट में कपड़े बदलने वाले मोदी को तो इतना बड़ा झटका लगा कि पूरा दिन एक ही ड्रेस में निकाल दिया। यहाँ तक कि भगवा रंग की जैकेट पहनना भी भूल गए। बीजेपी इस बार गठबंधन के साथ सरकार बनाने पर मजबूर हो गई और अपने आप को तानाशाह समझने वाले मोदी जी अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नामी बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं। 2024 का चुनाव 543 सीटों पर लड़ा गया, जिनमें से 292 सीटें बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को मिली तो 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। बाकी 17 सीटें अन्य कैंडिडेट्स के खाते में गई। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा, कोई वित्त मंत्री बनेगा तो कोई रेल मंत्री बनेगा, मगर गौर करने वाली बात है मुसलमानों के हिस्से में क्या आया। इस चुनाव से 20 करोड़ मुसलमानों को क्या मिला, आइए जानते हैं। दोस्तों, 2024 के इस चुनाव में अलग अलग बड़ी पार्टियों ने 78 मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दिया, जिनमें से सिर्फ 24 ही जीत पाए, जबकि 2019 में 115 मुसलमानों को लोकसभा का टिकट मिला था और 26 मुसलमान जीतकर संसद पहुंचे थे। इस बार मुसलमानों को कम टिकटें देना ये साफ जाहिर करता है कि बीजेपी के साथ साथ ओपोजिशन भी कहीं न कहीं मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी खत्म करना चाहती है। ओपोजिशन भी अब हिंदुओं से डरने लगा है कि अगर मुसलमानों को टिकट देंगे तो कहीं हिंदू वोट हमसे नाराज न हो जाए। इस चुनाव में किस पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कितने मुसलमान जीत कर आए, चलिए एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बार पूरे भारत में सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 7 जीत कर आए। इनमें से रकीबुल हुसैन ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। रकीबुल हसन असम की धुबरी सीट से चुनाव लड़े थे और इनके सामने थे बदरुद्दीन अजमल।
बदरुद्दीन अजमल असम के वो मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने असम के मुसलमानों के विकास के लिए काफी मेहनत की थी, मगर फिर भी वो ये चुनाव हार गए। कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया था और इन चारों ने ही बाजी मार ली थी। समाजवादी पार्टी के इन चारों मुस्लिम सांसदों में सबसे ज्यादा इकरा चौधरी के चर्चे छाए हुए थे, क्योंकि इकरा चौधरी एक पढ़ी लिखी और कम उम्र की मुस्लिम उम्मीदवार थी। इकरा चौधरी ने कैराना सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के प्रदीप कुमार को तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने बंगाल में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 5 ने आसानी से जीत हासिल कर ली। बंगाल में सबसे ज्यादा रोचक जीत यूसुफ पठान की मानी जाती है, क्योंकि यूसुफ पठान ना तो कोई खानदानी पॉलिटिशियन है और ना ही पॉलिटिक्स में उनका कोई एक्सपीरियंस है। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के जाने माने कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी को पटकनी दे दी। इसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने लोकसभा चुनाव जीता। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, AMI का 1 जो खुद असदुद्दीन ओवैसी थे और 2 निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। इस तरह ये टोटल 24 मुस्लिम सांसद हो गए, जो अब संसद में मोदी के सामने खुलकर दहाड़ेंगे। हाँ, वो बात देखने लायक होगी कि ये मुस्लिम सांसद मुसलमानों के हक के लिए दहाड़ेंगे या फिर पार्टी के आला कमान के इशारों पर दहाड़ेंगे। देखिए, बात मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने या ना जीतने की नहीं है, बल्कि बात है मुस्लिम समाज की राजनीति में हिस्सेदारी की, मुसलमानों के विकास की। आज भारत में हर तबके का लीडर आपको मिल जाएगा। यादव अपने लीडर के साथ हैं, राजपूत और जाट अपने लीडरों को पकड़े हुए हैं, दलितों ने तो अपनी अच्छी खासी पॉलिटिक्स पावर बना रखी है, मगर एक हम है। आज 20 करोड़ हो गए मगर हमारा कोई लीडर नहीं। जब ओवैसी मुसलमानों के हक की बात करने आगे आता है तो हम मुसलमान ही उसे पकड़कर पीछे कर देते हैं और बीजेपी का एजेंट कहने लगते हैं, जबकि बीएसपी की लीडर मायावती को कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कहता, जिसने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आइए आपको दिखाता हूं कि मुसलमान अपनी तादाद के हिसाब से राजनीति में कितने पिछड़े हुए हैं। 1952 के भारत के पहले लोकसभा चुनाव में मुसलमान सिर्फ 3.5 करोड़ थे, मगर फिर भी लोकसभा की 21 सीटें जीती थी। 1980 के चुनाव में तो 49 मुसलमान सांसद चुनकर संसद में पहुंचे थे, जो कि मुस्लिम सांसदों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 1980 में मुसलमानों की आबादी 11% थी और लोकसभा में हिस्सेदारी 9% तक थी, मगर इसके बाद से अब तक तो मुसलमानों की सिर्फ तादाद ही बढ़ती जा रही है, लेकिन संसद में सीटें घटती जा रही है। आज हम 17 से 18% है। इस हिसाब से तकरीबन 50 सीटें मुसलमानों के हिस्से में होनी चाहिए, मगर आज लोकसभा में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4 से 5% तक सिमट कर रह गई है। इसी तरह के हालात राज्यों की विधानसभाओं में भी है। देश के 28 राज्यों में तकरीबन 4000 से ज्यादा विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं, मगर यहाँ भी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है। मौजूदा वक्त में इन विधायिकाओं में महज 6% ही मुसलमान है, यानी सिर्फ 250 के करीब ही सीटें मुसलमानों के पास है। क्या ये आंकड़े आपके लिए अफसोसनाक नहीं है? आखिर हम अपनी पहचान क्यों नहीं बना पा रहे? भारत की पूरी राजनीति ही मुसलमानों के नाम पर चलती है, सरकारें बनती बिगड़ती है मुसलमानों के नाम पर, मगर हमें खुद ही नहीं पता कि हम इस राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाएं। या फिर सच्चाई ये है कि हम बीजेपी RSS के डर से विपक्षी पार्टियों के गुलाम बने रहना चाहते हैं। साल 2006 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों और आदिवासियों से भी बदतर है। एजुकेशन, रोजगार और हायर एजुकेशन तक पहुंचने में मुस्लिम समाज अभी काफी पीछे है। कमेटी ने राजनीतिक रूप से भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व की वकालत की थी, मगर आज 18 साल बीत जाने के बाद भी मुस्लिम समाज को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। बीजेपी तो साफ चाहती है कि मुसलमानों को राजनीति में हिस्सा तो दूर की बात, मुसलमानों के वोट देने के अधिकार तक को खत्म कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, उन्हें मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब उसे संभालने वाला कोई लीडर हो, संसद में उस समाज के मुद्दे उठाने वाला कोई हो, मगर यहाँ तो पूरी सरकार मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। मुसलमान सिर्फ वोट देने वाले बनकर रह गए, वोट लेने वाले न बन पाए।